कबूतर, एक अनार तुम ले जाओ और एक अनार मैं ले जाता हूँ। ऐसी तेज बारिश में तुम्हें न जाने ये अनार कहाँ से मिल जाते हैं। कबूतर, कल जल्दी आ जाना, हम दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोते के रास्ते में बिजली का भी बैठी हुई थी। अरे, इतनी तेज बारिश में ये पका हुआ लाल लाल अनार ये मोटी चोंच वाला कहाँ से ले आया? बिजली का भी हैरान होकर तोते को आवाज देती है। तोते तोते भैया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। फिर चीकू तोता बिजली का पी के पास आता है। तोते भैया, क्या तुमने कभी ये काले बीज खाए हैं? नहीं कभी, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत मीठे और रसीले बीज हैं। लो लो तोते भैया, ये बीज तुम अपने घर ले जाओ। फिर तोता बिजली का पी से वो काले बीज ले लेता है। शुक्रिया कवि बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है तोते भैया, मैं तो रोज ये मीठे और रसीले काले बीज खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा कुछ और खाने को मन है, तुम मुझे अपना ये अनार दे दो। तोता एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है। ऐसा करता हूँ, कवि को अनार दे देता हूँ। वैसे भी मैं तो रोज अनार खा खा कर तंग आ चुका हूँ। आज तो ये मैं रसीले बीज ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता अपना अनार बिजली का पी को दे देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तोते भैया, आप भी ये काले रसीले बीज लेकर चले जाओ, इससे पहले कि कोई पक्षी आपसे ये मजेदार रसीले बीज ना छीन ले। फिर तोता वो काले बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी अनार लेकर नदी की ओर चली जाती है। मैंने उस मोटी चोंच वाले को बेवकूफ बना दिया, कड़वे बीज देकर मीठा अनार ले लिया। इस पूरे जंगल में एक मैं ही चालाक हूँ। नदी पर बैठकर बिजली का भी अपनी पढ़ाई करती है और मजे मजे से वो अनार खाती है। अरे, ये बीज तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी दे देता हूँ। फिर तोता वो बीज लेकर चिड़िया के पास जाता है। अरे चीकू भैया, ये काले बीज आप कहाँ से ले आए हैं? क्यों चिड़िया, क्या हुआ? क्या ये खाने लायक नहीं है? तोते भैया, ये बीज तो काले बीज हैं। ये बहुत कड़वे होते हैं और जहरीले भी। आप फेंक दो इन्हें बाहर। इसका मतलब चिड़िया बहन, उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया और मुझसे मीठा अनार छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरे दिन तोते का दोस्त जब कबूतर आता है तो वो उसे सारी बात बताता है। कबूतर यार, मुझे तो चिड़िया ने बताया कि वो बीज जहरीले हैं। तोते, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम वो काले बीज खा लेते तो क्या होता। उस काली कवि को भला मेरी क्या चिंता थी, उसे तो बस मेरा लाल पका हुआ अनार चाहिए था। कबूतर यार, मेरे पास एक प्लान है। फिर तोता कबूतर को अपना प्लान बताता है और वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। कल तो तोते से अनार छीन कर खा लिया था, आज कहाँ जाऊँ? हाँ, चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे अपना आधा आम दे दो। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं अपना आम किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, अगर आम नहीं देना तो ना दो, इतनी बातें तो ना सुनाओ छोटी चिड़िया। तुम होगी गंदी काली कवि। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपना आम उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोता लाल मिर्ची को पानी में अच्छे से मिलाता है और कबूतर से कहता है। कबूतर, मैं जाता हूँ और बिजली कवि को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ और तुम उसे ये लाल मिर्ची वाला गिलास दे देना। हाँ तोते, लेकिन ध्यान से, बिजली कवि को शक न हो। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो बिजली कवि को ढूंढ लेता है। अरे बिजली बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या तोते भैया, आज फिर तुम मेरे लिए मीठा अनार लाए हो? नहीं नहीं बिजली बहन, आज तो हम दोनों बहन भाई मीठा अनार का शरबत पियेंगे। क्या, लाल लाल अनार का शरबत? लेकिन वो कहाँ से? तुम चिंता क्यों करती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर बिजली कवि तोते के साथ उड़ती है। तोता बिजली कवि को अपने दोस्त कबूतर के पास ले जाता है। कबूतर यार, एक गिलास अनार का मुझे दो और एक मेरी बहन को। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी बहन को ऐसा अनार का शरबत दूंगा कि हमेशा याद रखेगी।
फिर कबूतर एक गिलास में अनार का शरबत डालकर तोते को दे देता है और लाल मिर्ची वाला गिलास बिजली का पी को दे देता है। तोता अनार का जूस पीता है और बिजली का पी से कहता है, बिजली बहन, बहुत स्वादिष्ट है ये अनार का जूस, तुम भी जल्दी से एक ही सांस में पी लो। तोते भैया तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा कहते हुए बिजली का पी उस लाल मिर्ची वाले शरबत को एक दफा ही पूरा पी जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। पानी पानी, ये तो लाल मिर्ची वाला पानी था। बचाओ बचाओ। तोता और कबूतर तो हंसे जा रहे थे। कैसा लगा बिजली बहन ये अनार का शरबत? अब किसी पक्षी को उल्लू ना बनाना। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। शार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। शार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कौवे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो, तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है। आओ कौवे, मेरे साथ चलो, हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कौवे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कौवे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कौवा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कौवा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं।
और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था। चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है। ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कव्वा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे कव्वे को कि तुम किसी से नहीं डरते। जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला ना कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। बादल कव्वा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कव्वे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल कव्वे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं कव्वे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कव्वे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है। मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या
क्या सच कह रही हो तुम माँ बड़ी? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी जी सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी। चिड़िया मिसाले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की पे बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना, मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे, वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो। वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापिस चली जाती हैं। मीना, मीना बेटी चलो, वो चीलें चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कभी भैया और कभी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे दो चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल कौवा और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ, और अब जाकर ये काला कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो। आप चलो, आप मेरे साथ चलो। हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, दुष्ट कौवा, एक दिन रोओगे, बहुत पछताओगे, देख लेना। फिर तोता मानो चिड़िया के साथ चला जाता है। बादल कौवा आम के पेड़ से सारे आम तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। अरे बादलपति जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, कितने सारे आम ले आए हो। जल्दी बताओ, कहाँ रखूं? बहुत भारी है। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इस आम को उस अलमारी पर रख दो। काले कौवों ने कुछ चुरा कर, कुछ छीन कर और कुछ इकट्ठा करके अपने पूरे घर को अनाज से भरा हुआ था। तोते से छीन कर लाया हूँ ये आम। पति जी, बहुत अच्छा किया। वो मोटी चोंच वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। बादल जी, सुना है उस कबूतर की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, तुम चिंता ना करो, कल मैं वहीं जाऊंगा। अगले दिन बादल कौवा एक थैला लेकर कबूतर के मकई के खेत में जाता है और वो जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ काले कौवे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? हो, नहीं,
गंदी आंखों वाले, ये मकई तो तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गुंडा कहीं का। फिर बादल का बाप कबूतर को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंचों से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर को मारने के बाद बादल का बाप मकई से भरा हुआ थैला उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ बिजली, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह नहीं बची है। अच्छा अच्छा, पहले बताओ तो क्या है इसमें। इस थैले में मकई के भुट्टे हैं, अभी अभी कबूतर के खेत से लाया हूँ। वहाँ वहाँ संदूक पर रख दो। फिर बादल का बाप वो मकई से भरा हुआ थैला संदूक पर रख देता है। बिजली कभी प्यार से अपने पति से कहती है, बादल, ये जो 3 दिन पुराना अनाज है, ये तुम कल अपनी माँ को दे आना। हाँ हाँ ठीक है। और साथ ही बिजली कभी कहती है, और मकई मेरी माँ को बहुत पसंद है, कल मैं जाकर अपनी माँ को मकई दे आऊंगी। ना ही मैं अपनी माँ को 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। ये सुनकर बिजली कभी चुप कर जाती है। मुझे अनाज भोजन जमा करने का बहुत शौक है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है, जरा देखो तो हर तरफ अनाज ही अनाज है। एक बूढ़ी चिड़िया कपो के दरवाजे पर आती है। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। कभी बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए एक दाना दे दो। चले भाग बुढ़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी दाना नहीं है। बेटी कभी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, बस मुझे एक दाना ही दे दो। सुना नहीं, चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कभी गुस्से में उस बूढ़ी चिड़िया को धक्का दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया दूर जाकर गिरती है। कभी याद रखना, ये दाना और भोजन ही तुझे लेकर डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चुराकर अपने घर ले आता है। मानो चिड़िया शाम को दाना लेकर जब घर आती है तो रोने लगती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी। बिजली, ये भोजन अब मैं कहाँ रखूं? बादल जी, अब ये भोजन तुम कहाँ से लाए हो? ये भोजन मैं चिड़िया के घर से लाया हूँ। तुम रुको, मैं ये घोंसला उठाती हूँ और तुम यहाँ नीचे रख दो। फिर बिजली कभी अपना घोंसला उठाती है और बादल कौवा भोजन वहाँ रख देता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में अब इतनी भी जगह ना थी कि वो अपना घोंसला रख सके। वो दोनों कौवे अपना घोंसला भोजन के ऊपर रखकर ही सो जाते हैं। बादल जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है, अब तो घर में ना बैठने को जगह है और ना ही खड़े होने को। हो, देखा ना बिजली, मैंने पूरे घर को अनाज से भर दिया है। वो दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है। कौवों का घर तो तेज हवा के कारण इधर उधर हिल रहा था। थोड़ी ही देर में उनका घर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कभी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। बादल, बादल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोरी के नीचे। अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब बताओ कौवे कि ये आम किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? तोते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। तोता अपने आम उठाकर ले जाता है। फिर मानो चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना अनाज ले जाते हैं, लेकिन वो दोनों कौवे वही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है।
बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गरम था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है।
बिजली बहन इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। जंगल के बीचों बीच बादल कव्वे और बिजली कव्वी का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कव्वो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली कव्वी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उससे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कव्वी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के दाल चावल हैं। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता। मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली कव्वी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कव्वी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूँगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे।
अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे। मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसमें भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो, अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कवि, कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कवि, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कवि, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल।